हाय एवरीवन, वेलकम टू एस मीट। दिस इज़ नभ्य गुप्ता। और बहुत समय बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आई नो गैप लंबा हो गया था, कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था। बट कोई बात नहीं, हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर्स के साथ। और मैंने फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन थोड़ा सा शुरू किया था, तो मैंने मोल कॉन्सेप्ट वहाँ पे डिस्कस कर लिया था। अब आज मैं डिस्कस करूंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर, जो कि आपके एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर ऑफ एटम करके दिया गया है क्लास 11 में। पहली चीज इस चैप्टर को लेके कि मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा सा छोटा चैप्टर था, तो इसीलिए उसको एक ही वीडियो में हमने कंप्लीट भी कर लिया था। उसी में हमने एनसीईआरटी के पॉइंट्स भी देख लिए थे। एक चीज और, जितने भी आपके फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, स्पेशली केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, उसमें मैं आपको एनसीईआरटी की भी रेफरेंसेस लेते आऊंगा, ताकि आपको बहुत अलग से उसकी एनसीईआरटी बार बार देखनी नहीं पड़ेगी। आपको एक कंसाइज वे में चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर आप उतना मार्क कर लेते हो ना, तो भी आपके लिए बहुत इनफ रहेगा, एज पर द पेपर पैटर्न जो कि हमने देखा भी था 2025 में भी, कि जितने एनसीईआरटी टच हुई है उतना तो मैं कवर आराम से करवा दे रहा हूँ। ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला जो चैप्टर है, इसको बेसिकली हम 2 वीडियोस में लेंगे। अब ध्यान से सुन लीजिएगा। 2 वीडियोस का मतलब ये है कि पहले वीडियो में हम केवल चैप्टर के फॉर्मेट की बात करेंगे, मतलब कि हम अलग अलग सब टॉपिक्स देखेंगे, और साथ ही साथ हम बात कर रहे होंगे इसमें वेरियस टेक्निक्स और ट्रिक्स की। ठीक है। जो सेकंड वीडियो आएगा उसमें हम लोग केवल एनसीईआरटी की बात कर रहे होंगे। ठीक है। अब बात आती है कि मेरा ये पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप सेकंड वीडियो तभी देखिएगा जब आपको फर्स्ट वीडियो अच्छे से समझ में आया हो, और आप इस चैप्टर में काफी हद तक माहिर हो चुके हो। मतलब कहने का अर्थ है कि अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर के नॉर्मली क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर ले रहे हो, तब जाके आप सेकंड वीडियो देखिए, क्योंकि सेकंड वीडियो एनसीईआरटी पे है, और वो ऐसी चीजें हैं जो उस बच्चे को फॉलो करनी चाहिए जो ऑलरेडी अच्छा स्कोर कर रहा हो। ठीक है। क्योंकि पहला वीडियो हमेशा बेसिक रहेगा और दूसरा वाला थोड़ा सा एडवांस्ड है। ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के साथ। मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करूंगा। पहली चीज, मैं पूरा चैप्टर यहाँ पे नहीं पढ़ाने वाला हूँ। मैं आप लोगों को केवल कुछ सिलेक्टेड सब टॉपिक्स उठा के लाया हूँ, और उसमें भी जो मुझे बताना है वो बता दूंगा आपको। ठीक है। जो मुझे लगा कि हाँ, ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेना चाहिए यहाँ पे, तो उस पर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। तो ध्यान से सुनिएगा। अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये चैप्टर बेसिक से स्टार्ट होता है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब थ्योरी सबको पता होता है, बट इसमें जो क्वेश्चन इस साल भी पूछा गया है, मैं पहले उस पर आप लोग को समझाना चाहूंगा कि क्या था वो। अगर आपको ध्यान हो तो क्वेश्चन ये आया था कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहाँ पर मतलब जो पहली बात तो, ये जो थ्योरी है बेस किस पे है, तो आप बोलोगे ये बेस्ड है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन पे एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन पे भी। और एनसीईआरटी ने तीसरी थ्योरी भी लिखी है, दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। तो ये तीनों लॉज पे ये थ्योरी बेस्ड है। इज दिस क्लियर? ये तीनों लॉ पे ये थ्योरी बेस्ड है। क्वेश्चन ये आया था नीट में कि कौन सी थ्योरी पे बेस्ड नहीं है। तो आपको याद रखना है कि जो कांस्टेंट वॉल्यूम का लॉ है, जस्ट एक सेकेंड, जो हमारा गैलुजैक लॉ है ऑफ वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे बेसिकली जो लॉ है, उस पे ये थ्योरी बेस्ड नहीं है। ठीक है। ये क्वेश्चन आया था। तो गेल लुजैक थ्योरी जो लॉ है, वो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं करती, या डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इस थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं करती। ये क्वेश्चन नीट 2025 में पूछा गया है, तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जो ये थ्योरी है, ये तीन ही लॉ पे बेस्ड है: मास कंजर्वेशन लॉ, कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शन लॉ, और मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ। ये लुजैक लॉ कांस्टेंट वॉल्यूम का जो लॉ है, उस पे ये थ्योरी बेस्ड नहीं है। ये क्वेश्चन इस साल नीट में आया था। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट बात करेंगे डिस्कवरी पे। अब ये चीजें जनरली क्लासरूम में स्किप कर दी जाती है, क्योंकि नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन ये एनसीईआरटी में दिया गया है, तो मैं यहाँ पे ले आया। दो तीन बातें जो आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। पहली चीज कि ये जो हमने कैथोड रे ट्यूब का अरेंजमेंट किया है, ये हाई वोल्टेज पे किया गया है और लो प्रेशर पे गैस है। ठीक है। ये दोनों फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए, पहला चीज। दूसरी चीज जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, पूरा एक्सपेरिमेंट आपको पता होता है, बट जो चीज आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि आप जो
ई बाय एम रेशियो निकाल दो। अब ई बाय एम रेशियो किसको कहते हैं? ई बाय एम का मतलब होता है स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज। अब ई यहाँ पे क्या होता है? ई होता है बेसिकली नॉर्मल चार्ज, जो आपका चार्ज होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है कि माइनस का 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम का चार्ज। और एम क्या होता है? मास। तो ये देखिए ई और एम की ये वैल्यूज हैं। अब अगर आप इसको इसका रेशियो निकालो तो एक वैल्यू आएगी, और उसी वैल्यू को स्पेसिफिक चार्ज बोला जाता है। अब पॉइंट ये है, और ये प्रोबेबल क्वेश्चन है भी, हो सकता है पूछ लिया जाए, वो ये है कि ये जो ई बाय एम रेशियो निकल के आया वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करेगा, ये इंडिपेंडेंट रहेगा कैथोड रेस की केस में गैस के नेचर से। क्यों? क्योंकि समझिए उस बात को, कोई भी गैस आप अंदर डाल दो, आप कोई भी इनर्ट गैस भी मान लो डाल दिया, मान लो अपनी हीलियम ही डाल दिया, फिर कोई भी गैस मान लो डाल दिया, तो कैथोड रे बनती किससे है? कैथोड रे बनती है इलेक्ट्रॉन से, हाँ या ना? अब इलेक्ट्रॉन के केस में इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी फिक्स है और इलेक्ट्रॉन का मास भी फिक्स है, इसके अंदर ई भी फिक्स है और एम भी फिक्स है, तो ऑब्वियसली ई बाय एम रेशियो भी फिक्स रहेगा। तो हमें कोई मतलब ही नहीं कौन सी गैस डाला है, भाई कोई भी गैस डालो वो अपना इलेक्ट्रॉन निकालेगी। ये देखिए, आपने एक्स गैस डाला तो वो इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है, आपने वाई गैस डाला तो वो भी इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है। और इलेक्ट्रॉनों की तो बीम को हम लोग कैथोड रे बीम बोलते हैं। तो ये जो बीम निकलती है वो गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करती है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है। एनसीईआरटी ने बहुत क्लियरली इसको मेंशन किया है। लेकिन जब आप आगे बढ़ते हो और आप एनोड रेस की बात करते हो, जैसे हम लोग कैनाल रेस ही बोलते हैं, तो वहां पर कहानी उल्टी आती है। देखिए क्या होता है ना, कैथोड रे और एनोड रे की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सब कुछ सेम है, बस एक चीज रहती है कि कैथोड रे नेगेटिव रेज है और एनोड रे पॉजिटिव है, आया ना? बट एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो यहाँ पे आता है वो ये है कि आपकी जो एनोड रेज है उसका अगर आप ई बाय एम रेशियो निकालो तो वो गैस पे डिपेंड करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट कि ये गैस और उसके नेचर पे डिपेंड करेगा। अब ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन समझिएगा। देखो, एनोड रेज क्या होती है? पॉजिटिव रेज, राइट? तो जो पॉजिटिव रेज हैं वो किसकी होंगी कि या तो पॉजिटिव चार्ज हो, पॉजिटिव आयन हो, उसी की रेज होंगी। तो लेट सपोज मैंने ले लिया हाइड्रोजन गैस, ठीक है? अब आपको पता है कि जब ब्रेकडाउन होगा तो हाइड्रोजन गैस टूटेगी H प्लस में और इलेक्ट्रॉन पे। अब ये इलेक्ट्रॉन तो कैथोड रेज बना रही है, तो इस पे हम लोग बात कर नहीं रहे, हम लोग बात एनोड रेज पे कर रहे हैं। तो एनोड रे बना कौन रहा है? एनोड रे बना रहा होगा H प्लस आयन। तो H प्लस आयन की वजह से एनोड रेज बन रही होंगी। अब इस H प्लस की वजह से जो एनोड रेज बन रही हैं उसका अगर आप ई बाय एम रेशियो निकालो, तो ई का मतलब क्या होता है? चार्ज। अब चार्ज तो फिक्स है, चार्ज वन का चार्ज है, देखो H प्लस में वन प्लस का चार्ज है। लेकिन मास, तो हाइड्रोजन आयन का जो मास है वो पुट होगा। समझ में आया? तो यहाँ पर मास किस पे डिपेंड कर रहा है? हाइड्रोजन का मास, जो आयन का मास आ रहा है। अच्छा, अगर मान लो मैंने गैस ही बदल दी, लेट सपोज कोई और गैस ले ली, तो क्या होगा? तो उसका पर्टिकुलर आयन आएगा। जैसे मान लो Y गैस ले ली तो Y प्लस आयन बनेगा और इलेक्ट्रॉन बनेगा। अब अगर आप E बाय M निकालो तो आपको E तो अभी भी आप वन प्लस पुट कर रहे हो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन M किसका पुट करोगे? आप Y का M पुट करोगे। कहने का मतलब M बदल गया है, और अगर M बदल रहा है तो ऑब्वियसली E बाय M रेशियो भी बदलेगा, और E बाय M बदल गया इसका मतलब कि जो एनोड रेज है उसका जो स्पेसिफिक चार्ज है वो गैस के नेचर पे डिपेंड करेगा। अब आपको इन ये जो चार्ट सामने दिख रहा है, ये वाला, ये आपको याद करना पड़ेगा। इसमें भी मैं आपको अगर आपकी हेल्प करना चाहूँ तो आपको बता देता हूँ। चार्ज तो आपको याद रखना ही रखना है, चार्ज की यूनिट बहुत आसान, और मास, ये तीनों तो याद रखना है। एमयू का मास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और ई बाय एम रेशियो भी वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन का याद कर सको तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है? बट ई बाय एम आप निकाल लोगे, ठीक है? दूसरी चीज, ये चीजें आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए याद करनी है, न्यूट्रॉन के लिए भी करनी है। अल्फा के लिए मैं चाहूंगा कि आपको पता है अल्फा इज नथिंग बट ये हीलियम He2 प्लस आयन, ठीक है? तो वहां से आप निकाल लोगे कि चार्ज 2 गुना हो जाएगा और मास भी 4 गुना हो जाएगा, तो वहां से आप निकाल लोगे, ठीक है? तो अल्फा फिर भी आप ना रटो, लेकिन पहले तीन तो आपको याद करनी ही है। फिर आती है आपकी प्लैंक की थ्योरी आती है। वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स और भी आते हैं, लेकिन हम लोग सिलेक्टेड टॉपिक्स लेके चल रहे हैं, ठीक है? तो प्लैंक वाली जो टॉपिक आता है ना, उसमें आपने ये बहुत फेमस फॉर्मूला पढ़ा होगा कि एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती थी, डायरेक्टली रिलेट करती है, तो इसीलिए E इक्वल्स टू एच म्यू। और आपने H की वैल्यूज भी पढ़ रखी होंगी, वो सब मैंने यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहा, ठीक है?
मैं यहाँ पर आपको बस इतना बताना चाहूंगा कि आपने अगर फॉर्मूला में ध्यान दिया हो तो एक तो होता है E इक्वल्स टू एच म्यू, ठीक है, जो कि फ्रीक्वेंसी से लिंक्ड होता है, और एक वेवलेंथ का भी होता है एच सी बाय लैम्डा। अब मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि एच और सी की वैल्यू फिक्स रहती है। तो एक स्मॉल रिकमेंडेशन है कि अगर क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेशन अलाउड है, मतलब आप यूज कर पा रहे हो, तो एच सी की आप डायरेक्ट वैल्यू याद कर लो। और ये वैल्यू बहुत आसान है, मतलब आप याद भी कर सकोगे, इतना आसान है। वो ये है 2 × 10⁻⁻25। ठीक है, ये आती है, वैसे एग्जैक्ट ये आएगी, बट अगर आप अप्रोक्स लो तो ये, राइट। चलो, ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे लाया हूँ। अब इस क्वेश्चन को वैसे मैं इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, मैं आप लोग को बस इतना समझाना चाहूंगा कि मॉडर्न फिजिक्स में आप एक एक फॉर्मूला पढ़ोगे और उसी को आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखो। मॉडर्न फिजिक्स का जो एटम्स वाला पोर्शन है ना, वो यहाँ पर बहुत ज्यादा लिंक्ड है, तो उसको वहां से लिंक करिएगा और कोशिश करिएगा आप एक ही सेट ऑफ फॉर्मूला याद करें, दोनों के लिए अलग अलग मत याद करना, वरना आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे। जैसे अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं एच सी बाय लैम्डा का भी यूज कर सकता था, राइट। लेकिन मैं जो फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालना है तो n बाई टी इक्वल टू 5 × 10⁻24 पी लैम्डा, इसका यूज कर लो। p इज व्हाट, पावर, और लैम्डा इज द वेवलेंथ, और t इज व्हाट, टाइम। अब यार टाइम पर सेकेंड बोला, इसलिए t की वैल्यू 1 आ जाएगी, बस। बाकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है लैम्डा की और t की। तो कहने का मतलब है ये फॉर्मूला आप मॉडर्न में पढ़ते हो तो उसको यहाँ पे यूज करो, ठीक है। दोनों जगह अलग अलग मत पढ़ना। और अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं पता था तो नोट कर लो। वैसे ही इंटेंसिटी के साथ भी होता है, अगर आपने मॉडर्न में सुना हो कि n बाई ए टी, क्योंकि इंटेंसिटी में एरिया भी कंसिडर होता है, तो वहां पर a आ जाता है 5 × 10⁻24 आई लैम्डा, वेर आई इज द इंटेंसिटी। इज दिस क्लियर? ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। इसके बाद रेडियस के फॉर्मूले आते हैं, वेलोसिटी के फॉर्मूले आते हैं, वो सब आप पढ़ते रहते हो, उसमें कोई टेंशन नहीं है। यहाँ एनर्जी भी आता है, एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर दूसरे तीसरे साल एक सवाल एनर्जी के फॉर्मूले पे बन जाता है। जो सामने आपको फॉर्मूला दिख रहा है, स्पेशली पहला वाला, जो पहला वाला फॉर्मूला है इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला, ये आपका पूछा जाता है। तो ये तो आपको रटना ही है, और आपने इतने क्वेश्चन किए भी होंगे कि आपको आइडिया लग गया होगा कि हाँ, इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट यूज फॉर्मूले में एक है। यहाँ पर मैं दूसरा फॉर्मूला भी लाया हूं, और मैं यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का रेफरेंस बताने जा रहा हूँ, प्लीज आंसर सुनिए। देखो, ये जो दूसरा फॉर्मूला है ना, ये जूल के रिस्पेक्ट में है, मतलब एसआई यूनिट का है, और इसमें एक वैल्यू आती है 2.18 इंटू 10⁻−18। ये जो वैल्यू है ना, आगे चल के अगर आपको याद हो, आप रिडबर्ग फॉर्मूला पढ़ते हो। अब रिडबर्ग में भी आप आर का यूज करते हो और आर की दूसरी वैल्यू यूज करते हो वहां पे, है ना। वहां पे आर की दूसरी वैल्यू का यूज हो रही होती है, तो वहां पे जो आर होता है वो यूनिट भी दूसरी लेता है अपनी, हाँ या ना। उसकी यूनिट भी अलग रहती है और उसका वैल्यू भी अलग रहती है। लेकिन एनसीईआरटी कहती है कि इसको भी रेडबर्ग कांस्टेंट बोला जाता है, बस दोनों में डिफरेंस ये है कि वो वाला जो रेडबर्ग कांस्टेंट है जो आप आगे पढ़ते हो, उसकी यूनिट अलग है, और ये वाला जो रेडबर्ग कांस्टेंट है इसकी यूनिट जूल में। तो एक बार बहुत पहले किसी पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है कि जो रेडबर्ग कांस्टेंट है उसकी यूनिट कौन सी होती है। तो आपको याद रखना है उसकी यूनिट दोनों होती है, एनर्जी की भी यूनिट आती है जूल, और जो आप आगे रेडबर्ग कांस्टेंट में यूनिट पढ़ते हो वो भी आती है। आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए मैंने इसको अलग से आपको यहाँ शो कर दी। क्लियर? उसके बाद ये वाली चीज आप पढ़ते रहते हो कि हाइड्रोजन एटम के लिए अगर हम बात करते हैं कि जो आपके डिफरेंट शेल्स रहते हैं उसमें किस लेवल पे कितनी एनर्जी रहती है, तो ये वैल्यू जो आपको स्क्रीन में दिख रही है ना, इसमें से आपको ये वैल्यूज याद रखनी है, ठीक है। और अगर हो सके तो, मतलब हो सके क्या, कर ही लीजिएगा ये वैल्यू, इनको प्लीज याद रख लीजिएगा। अब मैं कोई स्पेसिफिक ट्रिक नहीं लाया हूँ उसके लिए, बट मैं चाहूंगा आप इसको याद रखो, इस क्वेश्चन आ जाए। ओके, ये जो तीन चार पॉइंट सामने दिख रहे हैं ये मैं इसलिए लाया क्योंकि कभी कभी लोगों को इस पर डाउट रहता है, तो ये मैंने बहुत क्लियरली यहाँ पे दिखा दिया कि इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट जब चेंज होता है उसको ट्रांजिशन कहते हैं। जितनी बार ट्रांजिशन होता है उतने फोटॉन्स होते हैं। अब इसको समझना, मान लो एक ट्रांजिशन हो रहा है सेकंड ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट तक, तो वो एक ही ट्रांजिशन तो हुआ ना, तो इसलिए एक ही फोटोन इन्वॉल्व रहेगा। मान लो कोई ट्रांजिशन हुआ थर्ड से लेकर सेकंड तक, तो वो एक ही ट्रांजिशन है, इसलिए एक फोटोन आया ना। जितनी बार आप ऊपर नीचे करो उतने फोटोन। एनर्जी एब्जॉर्ब में आप लो टू हाई जाओगे और एमिट में आप हाई टू लो आओगे, इजी। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर भी मैं अब एक रेफरेंस डिस्कस करना चाहूंगा
प्लीज इसको थोड़ा सा इत्मीनान से सुनना। देखो, आप लोग जब आगे पढ़ते हो इसी चैप्टर में एनर्जी के फॉर्मूले जब पढ़ते हैं तो वहां पे हम लोग ये डेरिवेशंस करते हैं और हमें काइनेटिक का, पोटेंशियल का और टोटल का एक्सप्रेशन मिल जाते हैं जो ये है। ठीक है। अब ये जो एक्सप्रेशन हमें मिलते हैं ना, इसी से हम लोग एक रिजल्ट भी ले आते हैं जो आपको यहाँ दिख भी रहा होगा कि टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी विच इज पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। हाँ या ना, जो आपको याद भी रखना है। और इसी से हमें समझ में आता है कि शेल बढ़ने से क्या क्या होता है, कि शेल बढ़ने से टोटल एनर्जी बढ़ जाती है, पोटेंशियल भी बढ़ जाती है, लेकिन काइनेटिक घटती है। ठीक है। अब ये इसको लिंक करना आप ग्रेविटेशन से। अब मैं जो बात बताने जा रहा हूँ प्लीज उसको ध्यान से सुनना। ग्रेविटेशन में भी आप ऐसी फॉर्मूले पढ़ते हो, अगर आपको ध्यान हो याद करने की कोशिश करिए। क्या आपने पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस जी एम एम बाय आर पढ़ा है? देखिए यहाँ पर सेम फॉर्मूला है, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर। अच्छा, इसको अगर आप ना समझ पा रहे हो तो ऐसे देख लो, के जेड ई इंटू ई बाय आर माइनस में क्या देखो सेम टाइप का फॉर्मूला नहीं आ गया? माइनस जी एम एम बाय आर माइनस के जेड ई बाय आर। जेड ई क्या होता है? ये पूरे जो न्यूक्लियस है उसका पॉजिटिव चार्ज, और ई क्या है? इलेक्ट्रॉन है ना, का चार्ज। फिर आप पढ़ते हो काइनेटिक एनर्जी ग्रेविटेशन में, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर, वी कौन सा लेते हो? अंडर रूट जी एम बाय आर लेते हो आप, जो आपका ऑर्बिटल स्पीड रहती है, और उसका स्क्वायर करते हो। जब इसको सॉल्व करते हो तो एक्सप्रेशन ये आता है। ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आ जाता है। देखो काइनेटिक में भी इसी टाइप का एक्सप्रेशन नहीं आ रहा, के जेड ई स्क्वायर बाय 2 आर। और जब जब दोनों को ऐड करते हो तो आपको टोटल का मिल जाता है ये वाला, माइनस जी एम एम बाय 2 आर, जो कि यहाँ पर भी ऐसा ही है, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय 2 आर। तो ये आपको मैंने इसीलिए बता दिया ताकि आप जो आपका फिजिक्स में ग्रेविटेशन है क्लास 11th में, और इलेक्ट्रोस्टैट्स है क्लास 12th में, और मॉडर्न फिजिक्स है क्लास 12th में, और एटॉमिक स्ट्रक्चर है क्लास 11th केमिस्ट्री में, ये चारों चीजें यहाँ पे लिंक हो जाती हैं। बहुत इजीली आप इनको लिंक कर सकते हो, और इसीलिए आपको ये जो डब्बे में दिया रिलेशन है ना, ये भी आराम से समझ में आ जाता है। ठीक है। तो एक जगह आप इन्हें रट लो और आप इसे यूज करते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये एनर्जी वाली चीजें डिस्कस हो रही थी इसलिए मैं यहाँ स्पेसिफिकली इसको ले आया हूँ पर्पसली। वो ये है कि आपको पूछा गया था थर्ड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम का एनर्जी निकालो। अब देखो बहुत आसान हो जाता है अगर आपने उस वैल्यूज को याद कर लिया एनर्जी के। तो सुनना, एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ठीक है। अब आपने तो पढ़ रखा है कि अगर मैं एन की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट करूं और जेड 1 है मान लो, तो हाइड्रोजन हो जाएगा, और हाइड्रोजन की वैल्यू हमें रटी है माइनस का 1.51। अब जेड स्क्वायर को यूज कर लो, बेरिलियम कितना है? 4 है उसका, जेड, जेड मतलब एटॉमिक नंबर 4 होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। तो 4 का स्क्वायर 16 से मल्टीप्लाई कर दो, एनर्जी मिल जाएगी। तो ये आपको एक शॉर्ट ट्रिक मिल जाती है कि इसी एटम के एक सेम शेल की एनर्जी निकालने के लिए आप उस हाइड्रोजन की एनर्जी निकाल लो उस शेल की, और जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। लेकिन अगर आपसे एनर्जी डिफरेंस पूछा है तो ये जो ब्लू से मैंने लिखा है ना, इसको आपको नहीं करना है, ये आपका टाइम वेस्ट है। आपको ये ब्लैक से लिखी ट्रिक फॉलो करनी है कि भैया आप एनर्जी डिफरेंस हाइड्रोजन के लिए निकाल लो और उसको फिर से जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, ये वाली चीज समझ में आ रहा है? तो ये आपको एनर्जी के क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प कर देता है। वैसे तो ये क्लास में आराम से बताया जाता है, बट मैं ले आया क्योंकि एनर्जी इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए अब हम थोड़ा सा अलग सा डिस्कशन करते हैं। देखो, अब 2 मिनट प्लीज ध्यान से सुनिएगा। क्या होता है जब आप हम बात करें कि हाइड्रोजन का एटम है और मान लीजिए ग्राउंड स्टेट जो है मतलब n इक्वल टू 1 पे एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। अब बात ये आ रही है कि मान लीजिए आपने इससे एक फोटोन इंसिडेंट किया, जो आप फोटो इलेक्ट्रिक में करते भी थे, है ना? तो बात आती है कि अगर हम फोटोन की वेरियस एनर्जीज पे देखते हैं कि क्या इफेक्ट आता है, और ये क्वेश्चन आपके नीट में भी आ सकता है, तो समझना। अगर मैंने 8.2 दी तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको याद होगा कि जो एनर्जी आती है वो फिक्स वैल्यू पे ही ऊपर नीचे इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर सकती है। कहने का मतलब है अगर आपने कोई भी एनर्जी दे दी तो इलेक्ट्रॉन बीच में नहीं लटक जाएगा। आपको याद होगा कि फर्स्ट शेल और सेकंड शेल के बीच का एनर्जी गैप 10.2 आता है। तो 10.2 की अगर मैंने एनर्जी दे दी तो वो सेकंड शेल में चला गया। लेकिन मैंने 10.8 दे दी तो कोई इफेक्ट फिर से नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगेन ये इंटरमीडिएट वैल्यू है। आया? अब आपको एक वैल्यू और याद होगी जो आप पढ़ते हो इसी चैप्टर में, दैट इज आयनाइजेशन वैल्यू।
और आपको याद है आयनाइजेशन एनर्जी कितना आता है कि 13.6 आता है। अगर आपने 13.6 की एनर्जी दे दी तो यही इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी पे चला जाएगा, मतलब कि एटम से बाहर निकल आएगा, है ना, n इक्वल टू इंफिनिटी, यानी कि एटम से बाहर निकल आना। जो गैप आता था 13.6, तो लो मैंने 13.6 का फोटोन दे दिया तो ये आयनाइज हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। बट मान लो मैंने 14 की दे दी, तो मैंने क्या किया, 13.6 से ज्यादा दे दी। तो जब मैंने ज्यादा दे देता हूं तो क्या होता है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर आ जाएगा, आयनाइज हो जाएगा, और जो बची कुछ एनर्जी है उसी इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन अपने पास उसको एज अ काइनेटिक एनर्जी यूज कर लेगा। समझ में आया? ये फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है। अब इसी का एक मिक्सचर आता है, इसी का एक दूसरा वेरिएंट पूछा जा सकता है, और वो ये है कि मान लो मैंने फोटोन ना इंसिडेंट करके कोई जनरल पार्टिकल डाल दिया। ध्यान से सुनना, देखो आपको ये समझ में आता है कि जो फोटोन है वो कभी भी, अ फोटोन कैन नेवर ट्रांसफर एनर्जी इन पार्ट्स, ये आपको पता है, लेकिन पार्टिकल कर सकता है ऐसा। फोटोन पार्टिकल नहीं होता, आपको ये याद होगा। तो मान लो कोई पार्टिकल डाल दिया, मान लो इलेक्ट्रॉन ही डाल दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन डाल दिया, कोई और आयन वायन कुछ और डाल दिया, और तब क्या होगा? तो 8.2 डाला तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, 10.2 डाल दिया तो वो सेकेंड शेल में चला जाएगा। अब 10.8 अगर डाल दिया तो अभी फोटोन को डालने से तो कोई इफेक्ट नहीं आया था क्योंकि ये बीच की वैल्यू है। लेकिन अगर मैंने पार्टिकल के केस में डाला 10.8, तो वो सेकेंड शेल में चला जाएगा 10.2 का यूज करके, और जो बची 0.6 की एनर्जी है ना, वो पार्टिकल अपने पास रख लेगा। प्लीज इस चीज को समझिएगा, ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। फोटोन और पार्टिकल में बस यही फर्क आता है कि फोटोन कभी भी पार्ट्स में एनर्जी नहीं देगा, लेकिन पार्टिकल दे सकता है। पार्टिकल ने 10.2 की दे दी, इलेक्ट्रॉन ने लेके सेकेंड शेल चला गया, और जो बची कुछ एनर्जी वो पार्टिकल अपने पास रख लिया एज अ काइनेटिक एनर्जी। आया ना? चलो ठीक है, अगर मैंने 13.6 दे दी तो इलेक्ट्रॉन आयनाइज हो जाएगा, 14 की दे दी तो फिर से इलेक्ट्रॉन आयनाइज हो जाएगा, और जो बची कुछ एनर्जी है वो किसके पास जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन के पास ही जाएगी, वो एज अ काइनेटिक एनर्जी जाएगा। तो दोनों फोटोन और पार्टिकल में फर्क कहाँ पे आया? फर्क तब आया जब आपने बीच की कोई रैंडम सी वैल्यू दे दी, यहाँ ये सी वाले पार्ट में जब आपने देखा, ठीक है, तब फर्क आ गया। चलिए, आई होप इतना समझ में आया होगा। ओके, अब आपको याद होगा कि इस चैप्टर में एक बहुत फेमस टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम एंड हाइड्रोजन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या पढ़ते हैं हम उसमें? आपको याद होगा, आप पढ़ते हो उसमें लाइंस के बारे में, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, राइट। और मैंने ये देखा है कि 90% स्टूडेंट्स को उन लाइन का लॉजिक ही नहीं क्लियर होता कि आखिर वो पढ़ क्या रहे हैं, वो लाइन क्या इंडिकेट कर रही हैं, या फिर ये स्पेक्ट्रम आखिर है क्या। तो मैं 5 मिनट पूरा डेप्थ में इस स्पेक्ट्रम के बारे में अब डिस्कस करने जा रहा हूं, ताकि आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएं। प्लीज ध्यान से सुनिएगा। देखिए, और मैं कोशिश करूंगा कि ये चीजें आपको एक्सप्लेन कर सकूं पूरे डेप्थ में। देखो क्या होता है ना, मान लो आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा होगा, यहाँ पर ये जो नीचे डायग्राम है, मान लो मैंने हाइड्रोजन के एटम का एक सैंपल ले लिया, ठीक है, मैंने हाइड्रोजन के एटम्स का एक सैंपल लिया, ये वाला, और उस पर मैंने क्या डाल दी, लाइट। ठीक है, मैंने लाइट डाली। अब क्या होगा, जो लाइट है ना, जो इलेक्ट्रॉन, अब आपको पता है लाइट मतलब फोटॉन्स, और फोटॉन्स के पास एनर्जी होती है अपनी, और उस एनर्जी से वो इलेक्ट्रॉन पे गिरेगा, इलेक्ट्रॉन में होगा एक्साइटेशन, अगर उसके पास सफिशिएंट एनर्जी है तो मान लो 10, किसी इलेक्ट्रॉन को 10.2 की एनर्जी मिल गई तो वो चला जाएगा सेकेंड शेल में ग्राउंड से। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट एनर्जी मिल गई, वो थर्ड में चला गया। तो कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन, जिस जिस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सफिशिएंट मिल गई वो एक्साइट करेगा, और वो अपने ग्राउंड स्टेट से ऊपर जाएगा। इसको मैं और क्लियरली एक्सप्लेन करता हूँ, जस्ट सेकेंड। हाँ, देखो, कहने का मतलब है कि ये आपके पास वेरियस शेल्स हैं, ठीक है, मतलब ये n=1 है, ये n=2 है, ये n=3 है, ये n=4 है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। वैसे तो हमने सैंपल लिया है, आपको समझ में आना कि हमने सैंपल लिया है, तो हर सैंपल में इलेक्ट्रॉन होगा, और हो सकता है वो, हम मान लेते हैं कि n=1 पे ही है सारे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये ये एक ही एटम की बात नहीं हो रही है, ये सैंपल की बात हो रही है, और हर सैंपल में अपना इलेक्ट्रॉन है। अब मान लो आपने लाइट गिराई,
अब जैसे ही आपने लाइट गिराई तो होगा क्या, अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगी और वो अलग अलग अपना एक्साइटेशन शुरू करेंगे। मान लो कोई 3 पे चला गया, कोई 4 पे चला गया, कोई 5 पे चला गया, हाँ या ना? इतनी चीजें क्लियर है। हो सकता है किसी को सफिशिएंट एनर्जी मिले ही ना तो वो एक्साइट करे भी ना, ऐसा भी हो सकता है, हाँ या ना? इतनी चीजें समझ में आई। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं उसको सुनना। लेट सपोज आपको याद होगा, मैं मान लो व्हाइट लाइट ले लिया तो मैंने विबग्योर लिया, ठीक है। अभी विबग्योर में से क्या हुआ, मान लो इंडिगो, ग्रीन और ऑरेंज, इन तीनों की एनर्जियां सफिशिएंट थी और इलेक्ट्रॉन मतलब सफिशिएंट मतलब वो वैल्यू जो इलेक्ट्रॉन को चाहिए एक्साइटेशन की वो मिल गई अपने अपने सैंपल के इलेक्ट्रॉनों को, और इंडिगो, ग्रीन और ऑरेंज की एनर्जियां इलेक्ट्रॉन को मिल गई, तो वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाएगा और फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब होगा क्या, अब आप इस डायग्राम को वापस देखिए, ये वाला, एक सेकेंड, ये वाला। अब जो रिमेनिंग लाइट है, रिमेनिंग लाइट का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब समझना। रिमेनिंग मैंने क्यों बोला लाइट को, क्योंकि आपको याद होगा कि यहां पर मैंने हाइड्रोजन का अपना सैंपल लिया था, ये मेरा पूरा सैंपल था, तो इस सैंपल पे मैंने लाइट डाली, व्हाइट लाइट। अब व्हाइट में से 3 कलर ऐसे थे जो सैंपल ले गया, इंडिगो, ग्रीन और ऑरेंज। तो अब रिमेनिंग क्या है मेरे पास, रिमेनिंग में मेरे पास आ जाता है वायलेट, ब्लू और येलो और रेड, ये 3-4 कलर्स मेरे पास रिमेनिंग है। अब होगा क्या, ये जो 4 कलर मेरे पास रिमेनिंग है इसको मैं डालूंगा एक प्रिज्म से, ये मेरे पास प्रिज्म है। और आपको पता है प्रिज्म में लाइट का लाइट अपना डिफ्रैक्शन शो सॉरी लाइट अपना डिस्पर्जन शो करेगी। और ये जो 4 कलर हैं, आपको ये याद होगा कि अब तक ये चारों कलर एक ही में हैं, ये आपको अलग अलग नहीं दिख रहा कि वायलेट अलग है, आपको ये दिखेगा भी नहीं कि सैंपल ने कौन सा एब्जॉर्ब किया हुआ है। प्लीज इस चीज को समझिए प्रैक्टिकली, कि सैंपल रखा था, आपने व्हाइट लाइट डाली, कुछ कलर एब्जॉर्ब हो गए, आपको कैसे पता कि एब्जॉर्ब हो गए, क्या आपको दिख गया कि ये इंडिगो चला गया, ऑरेंज चला गया? नहीं, आपको वो देखने के लिए प्रिज्म का यूज करना पड़ेगा कि कौन कौन से कलर हैं मेरे पास। अब जैसे ही आपने प्रिज्म का यूज किया तो प्रिज्म ने इन चारों कलरों को फैला दिया, आया ना? यहाँ पे वायलेट आ गया, यहाँ पे आपका ब्लू आ गया, यहाँ पे आपका येलो आ गया, यहाँ पे आपका रेड आ गया। इज दिस क्लियर? और आपको ये पूरा जो मिला, इसके बीच बीच में आपको क्या मिल गया, जो खाली इलाका था वो आपका डार्क रह गया। ये जो प्रिज्म के एक्सपेरिमेंट होते हैं ये अंधेरे रूम में होते हैं, आपको ये पता होगा। तो लेट सपोज बाकी एरिया आपका डार्क रह गया, कहने का मतलब है अब मैं ब्लैक कलर नहीं यूज कर सकता तो मैं ब्राउन कलर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एरिया खाली रह गया, ये एरिया खाली रह गया, ये एरिया खाली रह गया। तो इन शॉर्ट आप इमेजिन करो आपको दिखा क्या, आपको दिखा कि बहुत कलरफुल कुछ है लेकिन कहीं कहीं पे डार्क स्पेसेस हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने, बहुत कलरफुल कुछ आया, क्योंकि ये वायलेट, ब्लू, येलो, रेड ये सब कलरफुल बैंड आए हैं, लेकिन कहीं कहीं पे डार्क स्पेस आई, ठीक है। ये आपको ऑब्जर्व हुआ। तो अब आते हैं वापस कि आखिर हुआ क्या, तो समझना। ये आपको कलर्ड स्पेक्ट्रम दिखा, ये डायग्राम में दिख रहा होगा आपको कलर्ड स्पेक्ट्रम, और उसमें डार्क लाइंस मिली। तो ये जो डार्क लाइंस हैं, ये कौन सी डार्क लाइंस है, ये वही डार्क लाइंस है जो हमें नहीं दिख पाई। और ये नहीं दिख पाई मतलब कहाँ गई, ये सैंपल में एब्जॉर्ब हो गई। अब क्योंकि ये वाली लाइंस एब्जॉर्ब हुई हैं, इसीलिए इन डार्क लाइंस को एब्जॉर्ब लाइंस भी बोला जा सकता है या एब्जॉर्ब वेवलेंथ भी बोला जा सकता है, और इसी को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मतलब वो स्पेक्ट्रम जो एब्जॉर्ब हो गया। तो अब आप डेफिनेशन पढ़िए। When a white light is passed through an unexcited hydrogen atom sample, then some wavelengths are absorbed and remaining wavelengths are passed. तो जो remaining wavelength का स्पेक्ट्रम आपको दिख गया, ये जो आपको remaining wavelength दिखी, ये कलर यहाँ पे रेड होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, येलो होगा, यहाँ ऑरेंज होगा, यहाँ वायलेट होगा, ये जो स्पेक्ट्रम आपको अजीब सा मिला ना, जिसमें जो बेसिकली है तो कलर्ड लेकिन कहीं कहीं पे डार्क लाइंस मिलती हैं, तो इसी को बोला जाता है एब्जॉर्ब स्पेक्ट्रम। तो इसको स्पेसिफिकली इसका जो नाम एनसीईआरटी में लिया है वो ये है, वी गेट अ डार्क लाइन इन ब्राइट स्पेक्ट्रम एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज एब्जॉर्प्शन। इतना क्लियर हुआ? अब समझना एमिशन स्पेक्ट्रम किसको कहते हैं। देखो एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, बहुत आसान। अब आपको समझ में आ रहा है कि ये जो एक्साइटेड हो गए हैं यहाँ पे, अगर आप डायग्राम देखिए वापस, तो ये मेरा सैंपल था,
जस्ट अ सेकेंड, ये मेरा सैंपल दिख रहा है आपको? ये इसने इंडिगो ग्रीन और ऑरेंज लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया था और इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड थे। अब ये हो गया हमारे पास एक्साइटेड सैंपल, आया ना, क्योंकि इसमें अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्होंने ऑलरेडी एनर्जी एब्जॉर्ब करी हुई है। अब जैसे ही ये एक्साइटेड सैंपल वापस इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, आपको पता है इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल रहता है एनर्जी के साथ, तो ये इलेक्ट्रॉन अब नीचे आना शुरू होंगे वापस से अपने लेवल पे, तो ये वापस से लाइट को एमिट करेगा। कौन सी लाइट एमिट करेगा? वही लाइट जो एब्जॉर्ब किया था, यानी कि इंडिगो, ग्रीन और ऑरेंज, ये तीन कलर एमिट करेगा। और आपने एमिटेड लाइट को वापस अगर आप प्रिज्म से पास कर दो तो आपको ये तीनों कलर यहां दिख जाएंगे। तो इन शॉर्ट आपको अब क्या दिखेगा? अब आपको ये पूरा डार्क दिखेगा और इस पूरे डार्क में बस आपको ये तीन कलर्स दिखाई देंगे, दैट इज इंडिगो, ग्रीन एंड ऑरेंज। तो यानी अब आपको क्या दिखा? अब आपको मिल गई ब्राइट लाइंस इन डार्क, ब्राइट लाइंस इन डार्क। और पहले आपको क्या मिला था? पहले आपको मिला था डार्क स्पेसेस इन ब्राइट, आया ना, उल्टा मिला था, डार्क स्पेसेस इन ब्राइट। आपको लॉजिकली समझ में आ रहा होगा कि डार्क स्पेसेस क्यों आई थी, क्योंकि वो एब्जॉर्ब हो गई थी। क्या सारी एब्जॉर्ब हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सारी एनर्जी थोड़ी ना एब्जॉर्ब होंगी, थोड़ी थोड़ी एब्जॉर्ब हो गई। और अब क्या हुआ? अब आया ब्राइट लाइंस आपको दिख गई डार्क में। और ये कौन सी ब्राइट लाइंस है? ये वो थी जो कि एब्जॉर्ब हुई थी, लेकिन क्योंकि ये एमिट होके आई हैं, इसीलिए इस ब्राइट लाइन वाले स्पेक्ट्रम को बोला जाता है एमिशन स्पेक्ट्रम। क्या बोला जाता है? एमिशन स्पेक्ट्रम। तो अब आप इसको यहाँ पे वापस देख लो इस डायग्राम को, ये ये लाइट प्रिज्म से आई और अब आपको एमिटेड लाइट दिख गई पूरी डार्क की। तो इसी को हम लोग पढ़ते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम में, कि द लाइट एमिटेड बाय द सैंपल इज पास थ्रू प्रिज्म एंड देन द एब्जॉर्ब्ड देन द ऑब्टेन्ड स्पेक्ट्रम इज एमिशन स्पेक्ट्रम। दूसरी चीज, ब्राइट लाइंस आपको डार्क स्पेसेस में दिखेंगी। तो अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो आप पढ़ते हो ना एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, वो तो आसान है, बट जो आप दूसरा स्पेक्ट्रम पढ़ते हो एमिशन वाला, जिसमें आप लाइमन बारमन पढ़ते हो, उसको हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम बोला जाता है। और वो लाइंस का मतलब क्या होता है? उन लाइंस का मतलब ये होता है कि लाइमन वाली लाइन का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आ रहा है लेकिन फर्स्ट में वापस आ रहा है, और वो जब भी वहां आएगा अल्ट्रा वायलेट लाइट को निकालेगा। सेकंड में आ रहा है, यानी बाल्मर लाइन आ रही है, कहीं से भी आ रही है, सेकंड शेल में आ रही है, तो वो आपकी विजिबल लाइट निकालेगा, एमिट करेगा। तो इसी को एमिशन स्पेक्ट्रम बोला जाता है। आई होप अब आपको लिंक हो रहा होगा कि कहां से, और क्या ये हाइड्रोजन के लिए ही एप्लीकेबल है? नहीं, ये चीज आप किसी भी एलिमेंट के लिए ट्राई कर लो, हर एलिमेंट का स्पेक्ट्रम अलग आएगा, हर एलिमेंट का एक कैरेक्टरिस्टिक आता है। जैसे हमारा फिंगरप्रिंट अलग होता है, डीएनए अलग होता है, डीएनए फिंगरप्रिंट, वैसे ही एलिमेंट की पहचान उसके स्पेक्ट्रम से की जा सकती है। ठीक है, चलिए, तो आई होप क्लियर हुआ होगा। अगर आपको इतना ना भी समझ में आया हो तो मैं एक वीडियो अटैच कर दूंगा जिसमें आपको विजुअली ये चीजें दिख जाएंगी। नेक्स्ट आता है बोहर का ड्रॉबैक। बोहर के ड्रॉबैक आपको याद रखने हैं, क्वेश्चन आ सकता है नीट में। पहला, डपलेट्स एक्सप्लेन नहीं हो पाए। डपलेट क्या होता है कि जो लाइंस आपको दिख रही थी ना, वहां पर डबल लाइंस भी थी, और वो क्यों आ रही है आज तक समझ में नहीं आ पा रहा है। दूसरा, इन दो इफेक्ट का नाम प्लीज याद रख लीजिएगा, पहला जीमैन इफेक्ट, दूसरा स्टार्क इफेक्ट। ये दोनों एक्सप्लेन नहीं हो पाते हैं बोहर से। जीमैन का मतलब होता है कि जो आपकी लाइंस आती है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्यों स्प्लिट हो रही है। तो अगर वो मैग्नेटिक के अंदर स्प्लिट हो रही है उसको जी मैन बोलते हैं, और अगर इलेक्ट्रिक के अंदर स्प्लिट होती है तो उसको स्टार्क बोलते हैं। प्लीज इन दो शब्दों को याद रखना। स्टार्क इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रिक के अंदर स्प्लिट आना, और जी मैन का मतलब मैग्नेटिक के अंदर स्प्लिट आना। और तीसरा, एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई टू पाई, जो उसका क्वांटाइजेशन थ्योरम था, वो क्यों होता है ये आज तक नहीं समझ में आया। ठीक है, अब जल्दी जल्दी देख लेते हैं बाकी चीजों को। फिर आता है क्वांटम मैकेनिकल। इसमें श्रोडिंगर की इक्वेशन में आपको ये याद रखना है, एच ये आपका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, हैमिल्टोनियन साई इक्वल टू ई साई। अब कोई साई से साई मत कैंसिल कर देना, आप साइन से साइन, कॉस से कॉस नहीं कैंसिल करते हो, वैसे ही कुछ चाहिए। ठीक है, अब आपको यहाँ पे वैसे मैं एनसीईआरटी का जब अगला वीडियो लाऊंगा तो डिस्कस कर लूंगा, बट अभी भी आप याद रखने ना एक छोटी सी बात, कि साई की कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं होती है, लेकिन साई स्क्वायर की सिग्निफिकेंट वैल्यू होती है, क्योंकि साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी बताता है इलेक्ट्रॉन कहाँ मिल सकता है, और उसी को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी बोला जाता है। ठीक है, और आपको तीसरी चीज जो याद रखनी है वो ये है कि एन, एल और एम, ये तीन क्वांटम नंबर आपको इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से मिल जा सकते हैं। ठीक है, बाकी चीजें हम एनसीईआरटी के वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चीज आती है नोड वाली बात, प्लीज इसको सुन लीजिए जल्दी से।
देखिए, नोड होता क्या है, कोई भी ऐसी लोकेशन जहां इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो होता है। तो दो टाइप के नोड होते हैं, एक होता है आपका स्पेरिकल नोड जिसको नोडल सरफेस बोलते हैं और रेडियल भी बोलते हैं, और दूसरा होता है एंगुलर नोडल प्लेन। पहला, दो तीन चीजें आपको यहाँ पे याद करनी है, पहले तो इनका नाम याद करते हैं। तो ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ, सुनना ध्यान। देखिए ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक ये है कि आपको पता होगा कि स्फेरिकल मतलब सर्कुलर होता है, और सर्कल के पास ही रेडियस होता है, इसलिए रेडियल शब्द आ गया। तो आपको ये दो शब्द याद हो गए कि रेडियल और स्फेरिकल क्यों बोलते हैं। और सरफेस आप ऐसे ही याद रख लेना कि एस फॉर स्फेरिकल, एस फॉर सरफेस। अच्छा, दूसरा आता है नोडल प्लेन। प्लेन मतलब नॉर्मल प्लेन होता है पेपर, मान लो। अच्छा, प्लेन में तो आप एंगल्स बना सकते हो अलग अलग, पेपर में तो आप एंगल बना सकते हो, इसलिए एंगुलर भी इनको बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया ट्रिक, इनके नाम कैसे याद रखें। फिर आता है इनके फॉर्मूले। तो एक का फॉर्मूला होता है एल, एक का होता है एन माइनस एल माइनस वन। तो देखिए आपको याद होगा कि जो आपका एस ऑर्बिटल होता है, एस ऑर्बिटल में प्लेन कितने होते हैं, जीरो भाई। अच्छा, एस ऑर्बिटल जो होता है उसमें एल की वैल्यू कितनी होती है, एल की वैल्यू जीरो होती है एस के लिए, आया ना। अब ट्रिक ये है कि एस जो होता है वो आपका स्फेरिकल होता है, और स्फेरिकल होने की वजह से उसमें प्लेन कितने होते हैं, जीरो। प्लेन कितने होंगे, जीरो, या जी की एल होंगे। भाई जीरो को एल भी बोल सकता हूं मैं एस के लिए। तो ये आपका ट्रिक हो गया कि कभी भी आपको नोडल प्लेन का फॉर्मूला पूछा जाए तो आपको एल की वैल्यू डाल देनी है। फिर से सुनिए ट्रिक क्या थी, ट्रिक ये है कि आपको एस ऑर्बिटल जो है उसमें एल की वैल्यू जीरो होती है, और नोडल प्लेन भी जीरो होते हैं, क्योंकि प्लेन है ही नहीं एस में, तो स्फेरिकल है। तो इसलिए आप ऐसे याद रखेंगे, नोडल प्लेन के लिए हम एल यूज करेंगे, और नोडल सरफेस के लिए क्या यूज करेंगे, जो बच गया एन माइनस एल माइनस वन यूज कर लेंगे, दैट्स इट। फिर उसके बाद नोडल प्लेन आपको याद रखने, एक्स के लिए वाई जेड, वाई के लिए, ये सब आप कर लोगे। लास्ट चीज जो आपको याद रखना है वो ये है, जो डीजेड स्क्वायर ऑर्बिटल होता है उसके लिए नोडल प्लेन जीरो आते हैं। कहने का मतलब ऐसा कोई भी नोडल प्लेन ऐसा है ही नहीं, कोई भी ऐसा प्लेन जहां पे आपको इलेक्ट्रॉन ना मिले। ऐसा क्यों, क्योंकि उसका जो शेप होता है आपको याद होगा, उसमें एक रिंग भी बनती है। तो उसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन आपको हर प्लेन में मिल सकता है, डी जेड स्क्वायर वाले ऑर्बिटल में। तो ये याद रख लेना, एक्सेप्शन है ये, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो डिस्कशन है वो है ग्राफ के ऊपर। देखिए इस चैप्टर में एक नया टॉपिक ऐड हुआ था, दैट वाज ग्राफ, ठीक है। और इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो वैसे तो ग्राफ्स अलग अलग टीचर्स अलग अलग वे में आपको पढ़ा देंगे, बट मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। देखो, एक होता है साई वर्सेस आर का ग्राफ, बस आपको ये दोनों रूल याद रख लेने, कुछ नहीं करना है, और सारे ग्राफ आपके सॉल्व हो जाएंगे। रूल ये है कि अगर एस ऑर्बिटल है तो ग्राफ ऊपर से शुरू होगा पॉजिटिव वैल्यू से, और कोई और ऑर्बिटल है, पी डी एफ का ऑर्बिटल है, तो वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा और बाद में पैरेलल हो जाएगा एक्स एक्सिस, ठीक है। दूसरा, कि अगर आपको रेडियल नोड निकालने के कितने रेडियल नोड्स हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली ये देखना है कि ग्राफ कितनी बार एक्स एक्सिस को कट किया है, बस, ठीक है। जैसे मान लो 1s है, तो 1s के लिए रेडियल नोड कितने आते हैं, जीरो। तो इसलिए एक्स एक्सिस एक भी बार कट नहीं होगा, और क्योंकि s यूज हुआ इसलिए ऊपर से स्टार्ट हुआ। चलो ये वाला देखो आप, ये 2p है। अब p बोल दिया, इसका मतलब ओरिजिन से स्टार्ट होगा, और 2p में रेडियल नोड कितने आ रहे हैं, जीरो, इसलिए एक्स एक्सिस कट नहीं हुआ। ये वाला देखो 3p, 3p में अगेन ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, लेकिन रेडियल नोड कितने आ रहे हैं, वन, इसलिए देखो एक्स एक्सिस एक बार कट हुआ। तो ये तरीका होता है, आपको ग्राफ एमसीक्यू के फॉर्म में मिलेगा तो आपको सिंपली चूज करना होगा, आसानी से आप कर ले जाओ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एक चीज और आती है कि अगर इसी का स्क्वायर वाले ग्राफ आ जाए, मान लो साई स्क्वायर वर्सेस आर के ग्राफ आ जाए, तो उस केस में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको पॉजिटिव कर देना है वैल्यू, तो मतलब जो चीज नीचे कट हो रही थी ना वो अब ऊपर आ जाएगी, दैट्स इट, बहुत आसान है, आप आराम से कर लोगे। तो ये हमारा पार्ट वन यहाँ पे कंप्लीट होता है इस चैप्टर का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट टू डिस्कस करेंगे, जो एनसीईआरटी का होगा, उसमें केवल एनसीईआरटी की बातें होंगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो वही इंसान देखे जिसका फर्स्ट पार्ट बिल्कुल क्लियर हो, उसके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हो और ये चैप्टर कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो चुका हो, तब वो सेकेंड पार्ट देखे, क्योंकि वो बहुत अच्छी पॉलिशिंग दे देगा आपकी एनसीईआरटी, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर आपने यहाँ तक देखा, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।